हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि जिस भी छात्र ने आज इस टॉपिक के बारे में गहराई से समझ लिया, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लिया, तो मुझे लगता है कि उसकी आईएएस की तैयारी से संबंधित 60 से 70% परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। और दोस्तों, मैं ऐसा ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको लास्ट तक वीडियो में वो कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनको सुनकर, समझकर और उनको अमल करके अपनी रणनीति में, अपनी तैयारी में, तो आप सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। इसमें मैं कोई आपको पढ़ाई से संबंधित, मैं केवल आपको रणनीति बताऊँगा कि पढ़ाई आपको करनी है, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यूअस रखिए। मैं केवल आपको आपकी तैयारी के समय में ही कुछ ऐसे पॉइंट दूँगा जिनको आप अपने जब तक आप परीक्षाएँ ख़त्म करोगे पूरी सिविल सेवा की, तब तक आप इनको अमल में लाना है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इसको स्किप करोगे तो हो सकता है उस स्किप में कुछ ऐसे पॉइंट निकल जाएँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। और दोस्तों, इस जिस नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, वह नौकरी मुझे लगता है भारत की सबसे कठिनतम नौकरी है। एज ए प्रोफेशनल आप अगर एज ए आईएएस काम करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ता है, समाज की बहुत सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और साथ ही इस नौकरी के लिए जो परीक्षा लेता है यूपीएससी, वो भी मुझे लगता है भारत की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। तो दोस्तों, अगर इस कठिनतम परीक्षा के लिए अगर 10 या 20 मिनट की आप ये वीडियो आपका कुछ मदद कर दे या ऐसी स्ट्रेटजी बता दे जिससे आप आगामी जो 2021 या 2022 में परीक्षा होगी, जिसमें छात्र बैठेंगे आप जैसे, तो मुझे लगता है कि ये आपके 10 मिनट बर्बाद नहीं होंगे। तो दोस्तों, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि पढ़ने के बाद भी बहुत सारे छात्र जो है सफल नहीं हो पाते। अब पढ़ाई का मतलब ये है कि बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत किताबों को रट्टा मार लेते हैं, पॉलिटी को 2-2 4-4 बार इतना पढ़ लिया कि कहीं से पूछ लो भाई। जबकि वही छात्र जो इतना पढ़ने के बाद स्टेट की बहुत सारी सर्विसेज हैं या ग्रुप सी या ग्रुप डी की जो बहुत सारी सर्विसेज है उनमें सफल हो जाते हैं। लेकिन जब सिविल सेवा की बात आती है तो छात्र जो है इस परीक्षा में उनका सफलता का रेशियो उतना नहीं हो पाता जितना वो राज्य की और सर्विसों में कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा में जो आईएएस की जो परीक्षा यूपीएससी लेता है, इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद मेंस होता है, मेंस के आधार पे आपकी रैंक बनती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू लेती है यूपीएससी, जिसके बाद आपकी फाइनलिस्ट बनती है। अब मैं ज़्यादा बात ना करके सीधा टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रारंभिक परीक्षा में फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या-क्या मुद्दे हैं और क्या-क्या परेशानी छात्र महसूस करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा को अगर हम शुरू करें तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो ये मुझे समझ में आता है वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी के समय प्रारंभिक परीक्षा की जब छात्र मान लो जैसे जून में 2021 की परीक्षा होगी, अगर छात्र उसकी तैयारी करेगा तो उस तैयारी के समय में छात्र जो है बहुत से संस्थानों के जो प्रिंटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के, उन पे ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। जबकि दोस्तों, मुझे लगता है, मेरा मानना है और ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो यूपीएससी की पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, जो यूपीएससी फ्री में आपको अपनी साइट से प्रोवाइड कराता है, उन प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अगर आप ध्यान से देख लोगे और उस प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चनों के आधार पे अगर रणनीति बनाओगे तो आपकी हो सकता है स्थिति बदले। तो आजकल क्या होता है कि जो आप जैसे छात्र होते हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो वो अन्य की सलाह या दूसरे के कंटेंट पे या प्रिंटेड मॉक टेस्ट पे भरोसा रखते हैं और वो जो लोग जो हैं आपको सलाह देने वाले हैं या जिस तरीके से भी आप तैयारी में बहुत से लोगों को शामिल करते हैं उनसे जो सलाह लेते हैं, तो होता क्या है कि आप दूसरे पे एक डिपेंडेंसी पाल लेते हैं। आप समझते हैं कि आपको शॉर्टकट में सारी चीज़ें मिल जाएँ, आपको केवल पेपर देना पड़े और आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाए। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, जो यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा है, इसमें आपको तैयारी के समय बिल्कुल प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षा के कुछ पॉइंटों को क्लियर करने हेतु जिनकी वजह से फेल हो जाते हैं। सबसे पहला ये है कि आप यूपीएससी के पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालोगे। अगर 4 या 5 साल आपको ज़्यादा लगता है तो आप यूपीएससी की 2020 जो अभी 4 अक्टूबर को हुई थी, 2019 और 2018, इन 3 साल के प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर निकालोगे और उन प्रीवियस ईयर्स के जो पेपरों में क्वेश्चनों का जो पैटर्न है
क्वेश्चनों का पैटर्न मतलब जैसे कि पॉलिटी से इतने क्वेश्चन हैं, या आपके इकोनॉमी से आपके 15 हैं, हिस्ट्री से 20 हैं, इस तरीके आप देखोगे कि कितने में से मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। 3 साल से आपको एक जगह आप नोट करोगे तो आपको एक एवरेज पता चल जाएगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी कम से कम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ये आइडिया लग जाए क्वेश्चन पैटर्न को समझ के कि यूपीएससी इतना इतना क्वेश्चन पूछ रही है पिछले 3 साल में, अगर आपको लगता है कि अभी 1 साल का और मैं देख के एवरेज प्रॉपर निकाल सकूँ, फाइनल सोचूँ, तो आप 2017 का क्वेश्चन पेपर और ले सकते हैं। तो उससे आपको एक फाइनल आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी का वेटेज कहाँ ज़्यादा रहा है और किस सब्जेक्ट में। जब आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इन पे ज़्यादा वेटेज रखती है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें से अगर आप 15 का भी एवरेज लेके चलें, देखिए पॉलिटी में से हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का दिखाता हूँ, प्रीलिम्स का, तो आप देखोगे इकोनॉमी, जो ये रेड वाला है, ये 2019 का है। इकोनॉमी का अगर आप देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में इकोनॉमी से आया है। उसके बाद 2018 में भी 25 क्वेश्चन इकोनॉमी का रहा है। उसके अलावा 2020 में अगर आप देखोगे तो 2020 में आपका ये 20 के आसपास, आपके 20 और 25 के बीच में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें आपकी हिस्ट्री, तो दोस्तों हिस्ट्री में 2018 में यूपीएससी ने कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 2020 में भी यूपीएससी 17-18 के आसपास रही और 2019 में वो 15 के आसपास रही। तो अगर इसका हम एवरेज लें तो यूपीएससी हर साल हिस्ट्री से 15 से 17 क्वेश्चन पूछ रही है, हिस्ट्री में 15 से 17। अब दोस्तों 15 से 17 का क्या करना है, और पॉलिटी का भी, अगर इकोनॉमी का हम एवरेज लें इसका, तो इसका अगर हम एवरेज लें तो 20 से लेके 25, तो मैं इसका 15 इसका लेते हैं और 20 इसका लेते हैं, तो ये टोटल हो जाता है आपका 35। तो ये 2 सब्जेक्ट में से यूपीएससी जो है 35 क्वेश्चन पूछ रही है हर साल। ये पिछले 3 साल का मैं आपको एवरेज। इसके बाद आती है आपकी पॉलिटी। पॉलिटी में से आप मान लीजिए 10 या 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन में आपका तो ये हो जाता है 12 और ये कितना मैंने बताया था आपका 30-40 जो भी था, 50 के या 60 के आसपास आपका इन 3 से हो रहा है, 40 या 50। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का अगर आप देखोगे तो 19 और आपका 20 में, इसमें आपका 20 से 25 के बीच में रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन 4 सब्जेक्ट में से 2 या 3 पे पकड़ एकदम मजबूत करनी पड़ेगी। अब वो रणनीति आपको सोचनी है कि आप एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है आपको, या इकोनॉमी अच्छा लगता है, हिस्ट्री लगता है, पॉलिटी लगता है। लेकिन अब बात यहाँ आपकी अच्छे लगने की नहीं है, बात अब यहाँ ये है कि आप जो है किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे अपनी कमांड रख सको। जैसे मुझे लगता है कि आपको इकोनॉमी में से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 20 तो आने ही चाहिए जब आप परीक्षा दो। उसके बाद बात आती है, मैं जो आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, बात आती है उसके बाद आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर मान लीजिए 15 आते हैं तो आपको इसमें से 10 करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का अगर 25 का रेशियो आ रहा है पिछले 2 साल से, तो आप इसमें से 20 और मान लीजिए, ये आपको करने ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब रह जाता है आपका, ये आपका साइंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी। अब पॉलिटी में खासियत ये है कि अगर आप लक्ष्मीकांत का 2 या 3 बार प्रॉपर ढंग से रिवीजन कर लोगे तो इसके आप 10 से 12 क्वेश्चन आप कहीं नहीं छोड़ोगे। मैं एकदम एक्यूरेट रणनीति आपको बता रहा हूँ। अब रह जाता है आपका साइंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स। अब साइंस जो है, आप जब कोई किसी संस्था की या जो भी आप करंट अफेयर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसको अगर करंट अफेयर्स के भरोसे आप चलोगे, साइंस में से आप कम से कम 5 क्वेश्चन आप कर दोगे। रह गया आपका ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स। तो फिर भी ज्योग्राफी का अगर मान लीजिए आप 1 बार 2 बार रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप करंट अफेयर करिए, तो आपका 5 या 7 क्वेश्चन आप इसमें से कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 20, 40, 50, 60, ये आपका 72 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ये मैं आपको कम से कम
वो रणनीति बता रहा हूँ जिसमें आप अगर अभी अक्टूबर के महीने से इसको फॉलो करोगे तो आगामी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। तो दोस्तों यहाँ जो बात आती है, पिछले साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। सब्जेक्ट वाइज रणनीति मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए देखिए, यूपीएससी का जब पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल रहा हूँ, 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको केवल आप कॉमन सेंस मतलब होता है कि जब जैसे आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं है, तो आप उसको ऑटोमेटिक कर दोगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ किसी क्वेश्चन का, जैसे एक यूपीएससी का 2019 की एक 86 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रारंभिक परीक्षा का। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। वायु गुणवत्ता। अब यहाँ अगर आपने पर्यावरण का 1 या 2 बार रिवीजन किया है तो वायु गुणवत्ता को आप समझ जाओगे। जैसे देखो भाई, ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ जो है सांस अपने उपयोग में लेते हैं, और आदमी इंसान जो है अपना श्वसन क्रिया के समय इसको बाहर निकालता है। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वायु गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण योगदान होता तो अब तक इतने सारे पेड़ और इतनी जनसंख्या है पृथ्वी पर, तो इससे क्या है, बहुत प्रदूषण हो गया होता। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिमूव कर दें किसी कारण से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि सिगरेट के धुएं में होता है, और अंगीठी या वगैरह जैसे चलाते हैं उसमें भी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये उर्वरकों से निकलता है, फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं पेड़ों से, मीथेन उससे निकलता है, आर्द्रभूमि से। सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है आपका ये कोयले से निकलता है, या डीजल या पेट्रोल जलता है जब निकलता है, और मीथेन। अब इसमें बात ये आती है, अगर मान लीजिए आपको लगता है यार एक नहीं होगा, तो अगर आप एक को एलिमिनेट करोगे, तो अगर आप एक को एलिमिनेट करोगे तो मान लीजिए ये एलिमिनेट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी बच जाता है। तो ये एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है, या क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक। अच्छा, दूसरे तरीके का भी एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जैसे ये 2020 में यूपीएससी ने पूछा था, इस साल जो 4 अक्टूबर को हुई थी। इसमें पूछा है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बेताल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन क्या है, गोपाल बाबा बलंकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। अब अगर आपने स्पेक्ट्रम का रिवीजन ठीक से कर लिया 2 या 3 बार, मैं कोई दूसरी बुक नहीं बता रहा हूँ, तो आप देखोगे कि उसमें आपको बेताल विध्वंसक आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अब कॉमन सेंस यहाँ कैसे लगाना है, अब आप देखोगे महात्मा गांधी जी का जब भी आपने जहाँ भी कितनी बार पढ़ा होगा, तो उनके 2 या 3 अखबार जो हैं निकले हैं, या जो पत्रिकाएँ हैं, जैसे जो भी होगा। भीमराव अम्बेडकर जी का भी आपको पता है, ज्योतिबा फुले का भी आपका पता है, इन्होंने माली समाज के लिए काम किया था। इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है, गोपाल बाबा बलंगकर। अब आपने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, ये पता नहीं कौन है, इन्होंने क्या चलाया। अब यूपीएससी यही कंफ्यूज करता है कैंडिडेट को कि भाई या तो अस्पृश्यता के लिए अम्बेडकर जी ने भी काम किया था, गांधी जी ने भी किया था, और फुले ने भी किया था। तो बच्चा क्या करेगा, वो इन तीनों में कंफ्यूज होगा, ऊपर पे ध्यान ही नहीं देगा। अब आपको यही देखना है, जब आपने इसके बारे में इन तीनों में नहीं पढ़ा और ये नया है, तो आप इसको टिक कर दोगे तो हो सकता है ये सही हो जाए। जैसे अब एक अगला है 2020 का ही है ये भी। इसमें यूपीएससी पूछ रहा है, कौन सा बेंजीन प्रदूषण के कारण है। आपको पता है कि पेट्रोल में बेंजीन निकलता है, अभी ई सिगरेट निकला है उसमें भी बेंजीन होता है। अब कन्फ्यूजन बच्चे को क्या होगा, लकड़ी पे होगा। फर्नीचर का भी फिर भी बच्चा आइडिया कर सकता है, और इस पे कर सकता है। अब यहाँ क्या करेगा बच्चा कि वो लकड़ी को कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो 1, 2 और 4 और 5 पे टिक करेगा। अब यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 4, 5 नहीं है, या तो पूरा 3 भी आ रहा है, या फिर 1, 2, 3 आ रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अब आपके फिर ये 2 रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अ, जो फर्नीचर पे जो पॉलिश किया जाता है उसमें भी केमिकल्स होते हैं। ये सारे जो शब्द आ रहे हैं, पॉलीयूरेथेन, ये प्लास्टिक होता है, इससे भी निकलता है। तो अब यहाँ एक जैविक तत्व ये आ गया आपका लकड़ी। अब आप बच्चा क्या करेगा, लकड़ी से तो बेंजीन नहीं निकल सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कोयला बनता है। इस तरह से क्या करेगा बच्चा, 3 को छोड़ के फिर वो 1, 2 या 4 पे टिक लगाएगा, ऊपर वालों को छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से 4 या 5 ऑप्शन यूपीएससी पूछे,
तो वहाँ आपको गौर ये करना है कि आप ये चारों पाँचों सही करो। और दोस्तों इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। आप पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन उठाइए और वहाँ देखिए ऐसे ऑप्शन आप, और यूपीएससी का आंसर की से मिलाइए, तो आपको डेफ़िनेटली लगेगा कि हाँ, ये रणनीति फ़ॉलो होती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब प्रारंभिक परीक्षा 2021 या 22 दो, तो आप इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाओगे तो आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में अच्छी नंबरों से पास हो पाओगे, कट ऑफ को क्रैश कर पाओगे। अच्छा, दूसरी समस्या क्या आती है जब परीक्षाएँ बच्चा प्रारंभिक परीक्षा देता है या मेंस देता है, तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा में मेन इश्यू आता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करके आए हैं। बहुत सारे क्या होता है, जैसे 2020 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें इतने क्वेश्चन ऐसे थे कि जो अगर अगर नॉर्मल स्टैटिक सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स की जो भी पत्रिकाएँ चल रही हैं उनको पढ़ के बच्चा जाए, तो भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब बात ये आती है कि ऐसी स्थिति जब आ जाए कि मान लो क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाए या सरल भी आ जाए, सरल तो देखिए होता नहीं है किसी के लिए भी, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो किसी चीज़ को। यदि मान लीजिए कि 2020 के अटेम्प्ट पेपर को अगर हम ले लें, जो जिन छात्रों ने इसमें अटेम्प्ट किया है, तो अगर पेपर के स्टैंडर्ड को देखें तो इसमें 65 या 70 क्वेश्चन जो करके आया है, और जिसके 55 या 56 क्वेश्चन सही कर रहा है, या 52 या 50 तक भी मैं मान रहा हूँ, 51 या 52 तक, तो वो जो है इसको क्लियर कर सकता है। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे छात्र जो हैं हम जैसे ही हैं, तो वो जो है अपना स्कोर बढ़ाने के लिए उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करते हैं जो बिल्कुल जिनमें आपको 1% आइडिया नहीं है, जिस तरीके से तरीका मैंने अभी बताया उससे भी नहीं हो रहा है, उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसी रणनीति मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए मैं जैसे जैसे आपकी प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आएगी तो मैं उसमें आपको कुछ वीडियो ऐसी दूंगा जिसके आधार पे आप यूपीएससी के कम से कम 2 या 3 तरीके के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनका अगर टोटल एवरेज देखें तो 8 या 10 क्वेश्चन होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाओ तो अपने पास एक घड़ी ज़रूर रखना। और मुख्य परीक्षा की देखो मैं अभी बात करूँगा आगे, तो प्रारंभिक परीक्षा के समय क्या करते हैं, बहुत से छात्र घड़ी नहीं ले जाते। तो घड़ी से क्या होता है, देखिए घड़ी में मान लीजिए 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपने जैसे सबसे पहले पहले आपने पेपर देखा, पेपर देखने के बाद आपने सबसे पहले इजी क्वेश्चनों पे निशान लगाया, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चनों पे लग गए, आपने कुछ चलते चलते आपने कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी गोला मार दिया कि भाई चलो इनको मैं दोबारा से देखूँ। तो जब आपको टाइम का पता नहीं होता, मान लीजिए आपको 1.5 घंटे तक आपने क्वेश्चनों को पेपर में सॉल्व किया, भी ओएमआर तक नहीं उतारा, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनको आप वो लास्ट समय पे भी ओएमआर में नहीं उतार पाते, जबकि आपको पहले लगा होता है कि मैं इनको कर दूंगा। तो जैसे जब आपके पास हाथ में घड़ी रहेगी तो आप अपनी रणनीति को घंटों या मिनटों या मिनटों के हिसाब से अपनी बना सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे का समय होता है, आप 20 मिनट का समय दीजिए इजी क्वेश्चनों को हल करने में। आप पेपर को शुरू में मत देखिए, आप 20 मिनट तक केवल इजी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दीजिए। उसके बाद आप अगली 20 मिनट या 25 मिनट की जैसी भी आपको ठीक लगे, आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनमें आपको दून पे डाउट है। उसके बाद जो आपकी आगे की रणनीति हो उसमें जितना भी समय बचे आप ऐसे क्वेश्चनों को देख सकते हो जिनमें आपको 3 क्वेश्चनों पे ऑप्शनों पे डाउट है। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट दोगे तो हो सकता है आप प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपसे बात करूं मुख्य परीक्षा के मुद्दों पर। मुख्य परीक्षा में भी बहुत से छात्रों के साथ यही समस्या ज़्यादा आती है कि वो प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही मुख्य परीक्षा के पिछले सालों के प्रश्नों के आधार पर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट देने का मतलब है बहुत से संस्थान बाज़ार में अपनी को प्रिंटेड नोट्स देते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर, तो उनको अटेम्प्ट करें। लेकिन मेरी राय ये है कि आप इस यूपीएससी के पिछले 2 या 3 सालों के मुख्य परीक्षा के उन पेपरों को हल करो जिनमें आपकी अच्छी कमांड है। जैसे मान लीजिए आप GS1 हो गया, GS2, GS3, GS4। GS4 आपका एथिक्स हो गया, एक एसए का पेपर होता है, एक ऑप्शनल होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका ऑप्शनल जो भी है, आपका मान लो ऑप्शनल हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल है तो आप हिस्ट्री के लिए देखोगे कि जो ऑप्शनल में आपके प्रारंभ पेपर फर्स्ट 2 होते हैं ऑप्शनल में, तो पेपर फर्स्ट में आप देखोगे कि किस चैप्टर से यूपीएससी हर साल सवाल पूछ रहा है। जैसे मौर्य काल से हो गया, या मान लो आधुनिक भारत में देखें तो 1857 स्वतंत्रता संघर्ष से पहले जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में हो गया। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे और अपना एक स्कोर फिक्स करोगे कि आप कहोगे कि भाई ऑप्शनल में मेरा हिस्ट्री है तो मुझे कम से कम 350 नंबर लाने हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो।
अगर आप ये रणनीति बना के चलोगे तो आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है वो ऐसी ही रहेगी कि आप 350 नहीं तो कम से कम 310 320 नंबर ज़रूर लेके आओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बढ़ाना है या घटाना है। जैसे आपका ऑप्शनल, एथिक और एसे, इन तीनों पे आपको इतनी कमांड रखनी है कि ये 1000 नंबर के जो आपके पेपर हैं तीन, इनमें आप कम से कम 650 या 700 या 550 मिनिमम आप लेके आओ। उसके बाद रह जाते हैं आपके 1 2 3 GS1। तो इसमें आपको अगर इनके पिछले सालों के प्रश्नों को हल करके देखोगे, उसके बाद फिर अपनी बुकों में जाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ कहाँ वीक हो, किस किस चैप्टर में वीक हो। जब आप ये आइडिया करके किसी बुक को पढ़ोगे तो आप हो सकता है कि यूपीएससी के जब पेपरों को सॉल्व करोगे या दोबारा से अभ्यास करोगे तो आप उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से लिख पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि GS2 में आपकी क्वालिटी में अच्छी कमांड है प्रीलिम्स के समय से ही, तो आप अपना GS3 पे या GS1 पे वेटेज बढ़ाइए। और ऑप्शनल, एथिक्स और एससी पे तो आपको वेटेज बढ़ा के रखना ही रखना है जब तक आप मुख्य परीक्षा के पेपर देने को न बैठो। बाकी का रह जाता है GS1 2 GS2 GS3। इन तीनों में से आपको देखना है कि आप में कितनी कौन सी सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा काबिलियत है, उसके आधार पे आप सब्जेक्ट को पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज आपको स्कोर ज़रूर फिक्स करना है। जैसे आप अगर जनरल से हो, आपको ये है कि मुझे आईएएस बनना है, टॉप 100 में आना है, तो कम से कम आपको ये जो आपके 3 250 नंबर के GS1 2 3 होते हैं, इनमें से आपको कम से कम 400 नंबर आपको लाने हैं। 400 नंबर जब इन तीन में से लेके आओगे और 600 नंबर या 500 नंबर आप उनमें से लेके आओगे, तब आप जो है टॉप 100 में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इन पे करना पड़ेगा। बाकी की मैंने अभी 2 वीडियो और बना रहा हूँ, जो प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगी और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें मैं विस्तृत रूप से आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से हम प्रारंभिक परीक्षा के उन मुद्दों को हल कर सकते हैं जिनसे हम माइनर छोटी छोटी गलतियां करके उसकी कट ऑफ से भी नीचे रह जाते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की जो वीडियो होगी उसमें मैं ये बताऊंगा किस तरीके से हम अपना स्कोर मुख्य परीक्षा में 800 से 900 रख सकें, जिससे हमें आगे चल के रैंक में फ़ायदा हो सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी आगे आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट की, वो आपको समय से मिल सकें। जानकारी अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको कोई परेशानी होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।